गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइटोलॉजी मींस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो टॉपिक है साइटोलॉजी का, ये क्लास 11 के सेल वाले यूनिट का पहला चैप्टर है। अगर हम बात करें जो है क्लास 9th के, तो 9th में भी जो है ये सेल वाला टॉपिक है, बस इसमें थोड़ी सी जो है उसमें जैसा समझाया जाएगा उसमें कुछ जो है पार्ट्स कम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या, इसको पहले सबसे पहले जान ले और इसकी खोज किसने किया। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम बात करें, एक एंडोप्लाज्मिक, एंडो मींस होता है अंतर, एंडो मींस होता है अंतर, प्लाज्मिक मींस होता है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, एंड रेटिकुलम मींस होता है तंतुवत यानी कि झिल्ली, मेम्ब्रेनस। यानी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में एक झिल्ली का पाया जाना, यानी साइटोप्लाज्म में उपस्थित झिल्ली को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात करें इसकी खोज की, तो सबसे पहले जो इसकी खोज है डिस्कवर्ड बाय के.आर. पोर्टर ने जो है सबसे पहले इसके विषय बताया 1945 में। 1945 ईस्वी में के.आर. पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक एक झिल्ली जो है कोशिकाओं में देखा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थ वही निकल के आ रहा है, अंत मतलब अंदर के, प्रद्रव्य मतलब जीव द्रव्य, और जालिका मतलब कि जाल के रूप में फैला हुआ, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के रूप में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया जाए कि सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अगर देखा जाए तो ये जो है लार्जेस्ट मेम्ब्रेन होता है, सबसे बड़ी झिल्ली होती है, लार्जेस्ट मेम्ब्रेन होती है। किसमें होती है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में जो है सबसे बड़ी झिल्ली होती है। हमने प्रोकैरियोटिक नहीं कहा, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता है। तो जितने भी यूकैरियोट सेल है, उन यूकैरियोट सेल में जो है ये उपस्थित होता है, और उसकी सबसे बड़ी झिल्ली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेनस होती है, एक झिल्ली संरचना होती है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात किया जाए, यानी कि वे कोशिकाएं जैसे कि कुछ मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती हैं जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल है ऐसी कोशिकाएं, या वे कोशिकाएं जहां पर लिपिड का संश्लेषण हो रहा हो, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जहां पर हो रहा हो, वहां पर जो है, जहां पर इस प्रकार से होता है, वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सबसे अधिक डेवलप होता है। वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पार्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के जो है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है, मतलब काफी विकसित होती, कह सकते हैं काफी जो है विकसित होती है, अत्यधिक विकसित होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है। किसमें होती है? जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसमें लिपिड का संश्लेषण हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बन रहा हो, या जहां पर ग्लाइकोजन का संचय हो रहा हो, उन स्थानों पर जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसके केंद्रक आवरण से लेकर के कोशिका झिल्ली तक जो है फैली हुई संरचना होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये जो है चपटी थैलियां होती हैं, फ्लैट जो है यहाँ पर वेसिकल्स होती है, थैलियां होती हैं। ये जो है फ्लैट वेसिकल्स होती है, चपटी थैलियां होती है। ये चपटी थैलियां वैसे अगर देखें चपटी थैलियां होती है, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, ये भी ध्यान रहे, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, दोहरी झिल्ली की बनी हुई होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, चपटी थैलियां होती है, दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना होती है। ये संरचना ऐसे बना दिया जाए, इस तरह से रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो केंद्रक कला से लेकर के कोशिका कला तक फैली हुई होती है कुछ कोशिकाओं में।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है इस पर अधिकतर होते क्या है कि राइबोसोम जुड़े होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मैक्सिमम जो है राइबोसोम जुड़ा होता है, जिसे मान लेते हैं पर सूक्ष्म होते हैं। इसके बारे में भी लोग बाद में बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हम समझ लें राइबोसोम इसके जो है सरफेस पर जुड़ा होता है। जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम में दो पार्ट्स होते हैं। एक एटीएस वाला जुड़ा रहता है क्योंकि एटीएस वाला इसमें प्रेजेंट होता है। 60s 70s वाला जो है वो तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया या लिपिड को प्लास्टिड में पाया जा रहा है। यहां पर एटीएस को होता है। इसमें अगर दो इसकी सब यूनिट की बात करें तो एक 40s होता है और एक 60s होता है। तो ये 60s वाला होता है यही जो है जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ता है। लेकिन किससे जुड़ता है उसको पहले जान लेते हैं। तो पोरफायरिन जो है यहां पर जो है पोरफायरिन फर्स्ट, यहां पर जो है पोरफायरिन फर्स्ट के द्वारा जो है यह जो है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। पोरफायरिन फर्स्ट से यह जो है जुड़ा हुआ रहता है। तो जो राइबोसोम होता है इसका 60s वाला भाग जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। अगर हम इसकी आकृति के आधार पर बात करें, क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करें तो आकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें जो है जिसको कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है? एक छोटी छोटी थैली संरचना होती है। इस तरह से ये थैली कह रहे, छोटी छोटी चपटी चपटी संरचना होती है जो एक दूसरे के समानांतर स्थित होती है। जो एक दूसरे के समानांतर स्थित होती है। राइबोसोम पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता इसकी सतह पर। तो इसको कहते हैं सिस्टर्नी। दूसरा होता है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होती है एक छोटी छोटी थैलियां होती है। ये छोटी छोटी थैलियां होती है जिसमें स्रावी पदार्थ भरे होते हैं, जिसमें सेक्रेटरी सब्सटेंस भरे होते हैं। स्रावी पदार्थ जो इसमें भरे होते हैं, स्रावी पदार्थ इसमें भरे होते हैं। और तीसरा होता है ट्यूबुलाई। ट्यूबुलाई जो होता है ये काफी शाखित होती है। तो कोई भी संरचना ये जो है बना सकते हैं। तो ये काफी शाखित होता है जो कि जो है जो कोशिका है उस कोशिका में जो है एक जाल के रूप में फैला होता है। तो तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम शेप के आधार पर बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन मेनली अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके अगर हम लोग बात करें यहां पर जो है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर की बात किया जाए तो यहां पर जो है सबसे पहले टाइप्स ऑफ ईआर पहला जिसमें होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तीन प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मान लेते ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसकी जो सतह होती है उस सतह जो एकदम चिकनी और सपाट होती है। इसकी सतह कैसी होती है? चिकनी और सपाट होती है। इसमें होता क्या है कि इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम बात करें तो इसकी सतह पर राइबोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। राइबोसोम एब्सेंट होने के कारण क्या होता है इसकी जो सतह होती है वो काफी चिकनी दिखाई देती है। तो खुरदुरी ना होकर के बल्कि एकदम सपाट और चिकनी होती है। राइबोसोम क्योंकि इस पर एब्सेंट होता है। अब राइबोसोम एब्सेंट है तो इसका अर्थ है कि यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो ऐसे ही कोशिकाओं में पाया जाएगा जहां पर जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो इसके फंक्शन क्या होंगे? अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहां पर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का जो है
संश्लेषण होना होता है, वहां पर जो है ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। अब ऐसी कौन कौन सी कोशिका है जहां पर जो है लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग के पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग जो है लिपिड जो है उसमें क्या नाम संचय के लिए जो लिपिड सॉल्यूबल होता है उसमें लीवर सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लीवर जो होता है जो यकृत होता है उसमें जो है लिपिड का संश्लेषण होता है। दूसरे भाग की बात करें तो एड्रिनल जो पार्ट होता है, एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल पार्ट होता है, एड्रिनल पार्ट और जो कॉर्टिकल भाग होता है इसमें भी जो है कुछ मात्रा में लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का जो है संश्लेषण होता है। इसके अलावा जो है कुछ जो हमारे लिपिड सेल होती है जिसको हम लोग फैट सेल कहते हैं, उस फैट सेल में भी जो है लिपिड का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहां पर जो है लिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है संश्लेषण होता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहां पर जो सेकेंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि नाम से स्पष्ट है खुरदुरी, रफ मतलब खुरदुरी या इसको कणिकामय कहते हैं। इसमें क्या होता है जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसलिए मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर असंख्य जो है यहाँ पर जो है राइबोसोम जुड़े होते हैं। जस्ट अभी हमने बताया कि जो राइबोसोम होता इसमें जो है वो यहाँ पर जो राइबोफोरिन फर्स्ट के द्वारा जो है जुड़ा होता है। इसका जो राइबोसोम का 60th पार्ट होता है, ये 60th पार्ट जो है ये राइबोफोरिन और फाइनली कह सकते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट के द्वारा जो है जुड़ा होता है। तो इसकी सतह पर असंख्य राइबोसोम होता है। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप पे संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब देखा जाता है तो उसकी सतह पर काफी छोटे छोटे दाने दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चूंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, क्या है राइबोसोम इसमें जो है वो प्रेजेंट है। अब राइबोसोम प्रेजेंट है की बात करें तो सीधी सी बात है कि उन कोशिकाओं में बनेगी, उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाएगी जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यानी ऐसी कोई भी कोशिका जिस कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा होता है वहां पर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा होता है ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स इसको कहते हैं संक्रामी अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए संक्रामी नाम है, संक्रमण कराना मतलब कि किसी दो ऑर्गेनेल को आपस में जोड़ेगा, किसी दो ऑर्गेनेल को आपस में जोड़ने का काम करेगा ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होता क्या है, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक बड़ के रूप में, एक कलिका के रूप में इसका डेवलपमेंट होता है, इसका विकास होता है। और ये बड़ जो है इसके अंदर कुछ जो है सेक्रेटरी सब्सटेंस होता है, इसके अंदर सेक्रेटरी सब्सटेंस यानी स्रावी पदार्थ होते हैं। ये सेक्रेटरी सब्सटेंस चला जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स पर और उस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा फिर जहां पर इसको विभिन्न जो ऑर्गेनेल्स है सेल्स में, उस विभिन्न ऑर्गेनेल्स में उसको जो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो यहाँ पर फास्फोलिपिड और जो प्रोटीन है उसको जो है विभिन्न कोशिकांगों में पहुंचाने का कार्य करता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मुक्त होती है। तो ये जो तीन थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात किया जाए तो इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अगला हेडिंग हम लोग का फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की अगर बात करें, सबसे पहला जिसका मेन फंक्शन आता है, सबसे पहला ये होता है सपोर्ट। किसका सपोर्ट दे रहा है, ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि सपोर्ट किसका सहारा प्रदान कर रहा है।
तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सेल को सपोर्ट करता है। किसको करता है? सेल को। क्योंकि कोशिका के अंदर पाया जाए, से मान लेते ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, इस तरह से पूरा फैला रहता है इस तरह। तो एक तरह से ये जो कोशिका है, इस कोशिका को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे कि कोशिकाएं जो अपने निश्चित स्थानों पर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं भी उसमें व्यवस्थित रहते हैं। तो सबसे पहला इसका होता है कि सपोर्ट करना, सहारा प्रदान करना। जो कोशिका है उस कोशिकाओं को सहारा प्रदान करता है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ये जो है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मीन्स अंतर कोशिकीय स्थानांतरण करता है। कैसे करता है? जैसे मान लेते हैं कि जो इसमें न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म, तो उस न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लास्ट और सेल के साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ पाए जाते हैं। अब उन पदार्थों का ट्रांसफर जो होता है वो जो है इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से होता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर हम जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई पदार्थ भरा है, वो पदार्थ यहां से निकल करके कहां जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म से जो है उसके पोर्स के थ्रू होते हुए ये पहुंच जाएगा जो है साइटोप्लाज्म में। अब जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा तो ये वहां से पहुंच जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो है ये आगे चल करके प्लाज्मा लेमा में पहुंचता है, मतलब कि जो उसके जीवद्रव्य कला होता है उस प्लाज्मा लेमा में, और वहां से फिर जो है ये जो है सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया यहां पर हो जाती है। इस प्रकार दूसरा इसका मेन फंक्शन आता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का। मीन्स यहां पर जो है जो चाहे उसके न्यूक्लियस में या फिर उसके सेल्स में जो भी सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स में जो एंटर करते हैं या फिर वहां से एक्सोसाइटोसिस के फॉर्म में जो है ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा इसका मेन फंक्शन यहां पर आता है। तीसरे की हम लोग बात करें, तीसरा है जो है इसका पॉइंट, तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, अगर इसके पहले जस्ट हमने पढ़ा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी SER जो होता है वो ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहां पर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होना होता है। तो ये क्या करते हैं? जो SER होता है या लिपिड का संश्लेषण करने का कार्य करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका जो है पॉइंट होता है यहां पर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। इसके साथ में जो SER होता है, SER लिपिड तथा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, लेकिन साथ में जो SER होता है ये SER ग्लाइकोजन जो कि जंतुओं का जो है संचित भोज्य पदार्थ होता है उस ग्लाइकोजन का संचय करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा जो SER होता है ये डिटॉक्सिफिकेंट्स का भी कार्य करता है, मतलब कि यहां पर जो है ये जो भी मान लीजिए कोई विषैला पदार्थ कोशिका में एंटर कर गया है तो उस विषैले पदार्थ का निराविशीकरण करने का काम जो होता है SER करता है। इसके अलावा यह जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करेगा? तो इसके जस्ट पहले मैंने बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम जहां पर होता है वो वहां पर जो है राइबोसोम जो होता है वहां पर जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अतः यहां पर जो है प्रोटीन संश्लेषण में भी यह जो है सहायक होता है। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट होता है ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रक कला होता है उस केंद्रक कला के निर्माण का भी कार्य करता है। तो ये इतने जो थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके फंक्शन थे। तो इस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक छोटा सा टॉपिक था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।